इस क्वेश्चन में कहा गया है कि Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB, Z2 इक्वल टू C प्लस ID आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स such that mod of Z1 equal to mod of Z2 equal to 1 and real part of Z1 Z2 bar is 0. Then the pair of complex numbers W1 equal to A plus IC, W2 equal to B plus ID satisfies these are the choices. अब जो क्वेश्चन शुरू हो गए हैं ये हैं मल्टीपल आंसर क्वेश्चन, मतलब कि अब जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर मोर देन वन चॉइस आर पॉसिबल टू बी करेक्ट। अब क्योंकि मॉड ऑफ Z1 1 है, मॉड Z2 1 है, जब मॉडुलस 1 हो तो हम इजीली मान सकते हैं लेट Z1 इक्वल टू cos अल्फा प्लस I sin अल्फा, मतलब कि A हो गया cos अल्फा, B हो गया sin अल्फा और बाहर में यहां पे मैंने 1 लिखा है क्योंकि मॉड ऑफ Z1 1 है और हमको पोलर फॉर्म पता है R इंटू कॉस थीटा प्लस I साइन थीटा, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। ये होता है मॉडुलस, ये होता है आर्गुमेंट। तो Z1 ये आ गया, Z2 को मैं 1 इंटू कॉस बीटा प्लस I साइन बीटा बोल सकता हूं, मतलब कि C हो गया कॉस बीटा, D हो गया साइन बीटा। अब रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इज 0। Z1 Z2 बार को पहले मैं कैलकुलेट करता हूं। Z1 Z2 बार का मतलब हो गया कॉस अल्फा प्लस I साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस I साइन बीटा। दिस इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना तो लेंथी पड़ेगा। मेन ये दोनों फॉर्मूले आपको नहीं पता है तो याद रख लो, कॉस अल्फा प्लस I साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस I साइन बीटा इज कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस I साइन अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। और यदि ये अपॉन ये हो, दोनों डिवाइड हो रहे हो, तो कॉस अल्फा मतलब कि सेकंड फॉर्मूला है, यदि अपॉन में आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में यहां पे माइनस और माइनस आ जाता है यदि डिवाइड हो रहे हो, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहां पे माइनस आया है, यहां पे प्लस आया है। मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसमें था दोनों के प्रोडक्ट के अंदर दोनों ही प्लस में थे
उत्तम फॉर्मूला ये था, लेकिन दोनों के बीच में यहां प्लस था, यहां पे ये माइनस है। तो इसको करने के लिए cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ माइनस बीटा प्लस आई साइन माइनस बीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा आई साइन अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। तो इन दोनों के बीच में प्लस है, फॉर्मूले के हिसाब से अल्फा और माइनस बीटा को ऐड कर दिया, ये रिजल्ट आया। उसने कहा था रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार इज 0, दैट इज आई हैव गॉट cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल 0, क्योंकि ये z1 z2 बार का रियल पार्ट है। एंड फ्रॉम हियर I get the conclusion that alpha minus beta equal to 2n plus 1 pi by 2। ध्यान रखना, मैंने केवल pi by 2 नहीं लिखा। ऐसा कई बच्चे यहां पे गलती करेंगे, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू pi by 2 बोल देंगे, लेकिन दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज अल्फा माइनस बीटा जरूरी तो नहीं कि पाई बाय 2 आए। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 3 पाई बाय 2 भी हो सकती है, 5 पाई बाय 2 भी हो सकती है, माइनस पाई बाय 2 भी हो सकती है। तो इसलिए केवल पाई बाय 2 को लेके चलना, दैट विल बी इनकम्प्लीट। यू मे गेट incomplete answer by using only pi by 2। तो प्रॉपर है, whenever cos theta equal 0 आए, थीटा को लिखो 2n plus 1 pi by 2। अब it means I get alpha equal to 2n plus 1 pi by 2 plus beta, and further I get W1 equal to A plus IC, क्योंकि W1 था A plus IC, W2 है AB plus ID। तो यहां पे क्लियर है, इससे कंपेयर कराते हुए मैंने अभी पहले भी बोला था कि ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। तो अब A प्लस IC का मतलब cos अल्फा प्लस आई cos बीटा, W बन गया cos अल्फा प्लस आई cos बीटा। दिस इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस आई। इसको हम अल्फा 2n plus 1 पाई बाय 2 बोल सकते हैं, बीटा को अल्फा माइनस 2n plus 1 पाई बाय 2 बोल सकते हैं। ये बन गया cos अल्फा प्लस आई टू एन
2n+1 power 2 minus alpha. This implies that cos alpha plus I cos n pi plus power 2 minus alpha. अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि cos n pi plus theta is -1 to the power n cos theta. नहीं पता है तो याद रख लो। इसी तरह से फॉर्मूला है sin n pi plus theta is -1 to the power n sin theta. tan n pi plus theta is tan theta. ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो याद रख लो, क्योंकि इनका हम बहुत यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं ये, वेयर n इज एनी इंटीजर। कीपिंग दिस formulas in mind, I proceed in this way: cos alpha plus -1 to the power n into I cos power 2 minus alpha. That is, I get cos alpha, ये बन गया sin alpha, और यहां पे -1 to the power n into sin alpha हो गया, और I भी आ गया। अब n इवन होगा तो यहां प्लस आएगा, n ऑड होगा तो माइनस आएगा। तो हम एक केस लेके चलते हैं, n को से इवन ले लेते हैं। n को ऑड वाला केस को आप अपने आप चेक कर लेना, लेकिन ये ध्यान रखना, मैंने जो ये बोला था अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2n+1 पावर 2, इट इज करेक्ट। पावर 2 या 3 पावर 2 कोई 1, 2 या 3 रखना करेक्ट नहीं है। यू हैव टू राइट जनरल केस। जब भी किसी जगह पे cos थीटा इक्वल टू 0 आए तो ये ना बोलो कि थीटा इक्वल टू पावर 2। हो सकता है थीटा इक्वल टू माइनस पावर 2 भी हो सकता है थीटा की वैल्यू 3 पावर 2 भी हो, 5 पावर 2 भी हो सकती है। इसलिए जब भी cos थीटा इक्वल टू 0 आए, एग्जांपल दे रहा हूं, तो थीटा को 2n+1 पावर 2 बोलो। ओनली पावर 2 बोलना हमेशा इनकम्प्लीट है। यू मे गेट इनकम्प्लीट आंसर इफ यू टेक ओनली पावर। अब मैं फर्स्ट केस लेके चल रहा हूं, n इज इवन, तो उस केस में ये बन गया cos अल्फा प्लस I sin अल्फा। ये आ गई मेरी W1 की वैल्यू। अब आप देखिए W2 था B प्लस ID, दैट इज sin अल्फा प्लस I sin बीटा। B प्लस ID मीन्स sin अल्फा प्लस I sin बीटा। ये हो गई sin अल्फा प्लस I sin बीटा। क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, तो या तो अल्फा को बीटा में कन्वर्ट कर लूं या बीटा को अल्फा में कन्वर्ट कर लूं। क्योंकि मेरे को I के साथ साइन चाहिए होता है,
इसलिए मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, मतलब कि मैं अल्फा की वैल्यू जो 2n+1 पावर 2 प्लस बीटा की, ये वाली वैल्यू मैं अल्फा की पुट कर रहा हूं। साइन 2n+1 पावर 2 प्लस बीटा प्लस आई साइन बीटा, आई गेट साइन n पाई प्लस पावर 2 प्लस बीटा प्लस आई साइन बीटा। ये बन गया -1n साइन, इसको मैंने n पाई और ये थीटा बोल दिया है एक तरह से फॉर्मूले के हिसाब से। ये n पाई प्लस थीटा वाली फॉर्म में है, प्लस आई साइन बीटा। दिस इज इक्वल टू, ये बन गया कॉस बीटा, और क्योंकि मैं वो केस लेके चल रहा हूं जिसमें कि n इवन है, तो इसलिए ये बन गया कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। अब आपने देख लिया है कि W1 आया है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, यदि मैंने n को इवन लिया है तो, और W2 आ गया है कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। तो फर्स्ट चॉइस इज ऑब्वियसली करेक्ट, सेकेंड चॉइस इज ऑब्वियसली करेक्ट, थर्ड चॉइस है रियल पार्ट ऑफ W1 W2 बार। ये ध्यान रखना, हमने ये पता लगा लिया है कि अल्फा माइनस बीटा इज 2n+1 पावर 2। अब रियल पार्ट ऑफ W1 W2 बार, दैट इज cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा इंटू cos बीटा माइनस आई साइन बीटा। अब क्योंकि यहां माइनस है और फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया था, लेकिन उसके एप्लीकेबल होने के लिए दोनों जगह प्लस चाहिए, तो भी मैंने अभी बता दिया था। तो हम लिखते हैं कॉस ऑफ माइनस बीटा प्लस आई साइन माइनस बीटा, दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस आई साइन। ये है इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज W1 W2 बार। ये है W1, ये W2, W1 W2 बार की वैल्यू ये आ गई। अब क्योंकि अल्फा माइनस बीटा 2n+1 पावर 2 है, यहां पे मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो कॉस ऑफ और मल्टीपल ऑफ पावर 2 always has the answer 0। कॉस जब भी
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ऑपरेट करता है तो आंसर 0 होता है, और ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो ये हो गया 0, और ये जो मर्जी हो ये 0 हो गया। ये साइन जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ऑपरेट करता है तो 1 या -1 आंसर देता है, इसलिए इसकी वजह तो 1 या -1 कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये वाला पार्ट पक्की बात है 0 होगा। तो रियल पार्ट ऑफ W1 W2 बार इक्वल टू 0 इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि ये है रियल पार्ट ऑफ W1 W2 बार, ये W1 ये W2 बार, ये हो गया उसका रियल पार्ट, ये 0 है क्योंकि अल्फा माइनस बीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ऑपरेट करता है तो आंसर हमेशा 0 मिलता है। Therefore, I can say that C is also correct choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि Z1 and Z2 are two complex numbers such that Z1 is not equal to Z2 and mod of Z1 is equal to mod of Z2. Z1 has positive real part and Z2 has negative imaginary part. तो इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी हो सकती है? अब क्योंकि mod of Z1 is equal to mod of Z2 दे रखा है, तो मैं ऐसे सपोज कर सकता हूं Z1 इक्वल टू R इंटू कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा, Z2 इक्वल टू R इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। मैंने दोनों के अंदर R मान लिया है क्योंकि मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 के बराबर दे रखा है। अब अल्फा इज आर्गुमेंट ऑफ Z1, बीटा इज आर्गुमेंट ऑफ Z2। अब क्लियर है क्योंकि Z1 का रियल पार्ट पॉजिटिव है, मतलब कि cos अल्फा इज ग्रेटर देन 0। Z2 का इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, मतलब कि साइन बीटा इज लेस देन 0। अब हमने Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 की बात करनी है। Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 का मतलब हो गया R इंटू कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा प्लस R इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा अपॉन R इंटू कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा प्लस माइनस R इंटू ये जो दो बातें हैं इनको आपने दिमाग में रखना है, इनकी मेरे को जरूरत पड़ेगी। अब ये क्लियर है, R तो कैंसिल हो गया, तो आई गेट दिस इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस
cos बीटा I sin अल्फा प्लस sin बीटा माइनस cos बीटा प्लस I sin अल्फा माइनस sin बीटा. This is further equal to 2 cos upon minus 2 sin alpha plus beta by 2 sin alpha minus beta by 2 I 2 cos alpha plus beta by 2 sin alpha minus beta by 2. Now from numerator I can take 2 cos alpha minus beta by 2 कॉमन, तो अंदर आएगा cos alpha plus beta by 2 plus I sin alpha plus beta by 2 upon 2 sin alpha minus beta by 2 अपॉन मैं इस -1 को आई स्क्वायर बोल के आई भी कॉमन ले लेता हूं. ऐसा करने का मेरे को फायदा क्या होता है बता रहा हूं. मैंने 2i sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमन लिया, तो बचा यहां पे cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2. -1 को मैंने आई स्क्वायर बोला है, एक आई बाहर चला गया है, तो बाकी बचा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड फर्दर ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा -i cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2. हमको आंसर मिल चुका है -i cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2. अब बिकॉज हमको जो आंसर मिला है वो ये मिला है, तो इसका क्लियर मतलब हो गया रियल एंड पॉजिटिव वाली बात तो गलत हो गई, रियल एंड नेगेटिव वाली बात भी गलत हो गई. जीरो या प्योरली इमेजिनरी, इनमें से कोई एक ठीक हो सकता है या दोनों भी ठीक हो सकते हैं. यदि ये 0 बन गया तो पूरा 0 हो जाएगा, और यदि ये नॉन जीरो बन गया तो पूरा प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा.
अब ये जीरो है कि नॉन जीरो है या दोनों पॉसिबल हैं, ये हमने चेक करना है। यदि अल्फा बीटा एनी एंगल्स होते तब तो मैं क्लियरली बोल देता, क्योंकि ये एनी एंगल्स हैं इसलिए इस पूरे की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है, इसलिए ये जीरो भी हो सकता है और प्योरली इमेजिनरी वाली बात भी इसके अंदर करेक्ट हो गई। लेकिन एक कंडीशन जो और दे रखी थी कि कॉस अल्फा पॉजिटिव साइन बीटा नेगेटिव, इसका यूज करके हम को दिमाग में रखना ये है कि ये दोनों दिए हुए हैं, तो इनके आने से क्या ये जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता, या अंडर दिस कंडीशन ये नॉन जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हम चेक करेंगे। यदि ये कंडीशन ना दे रखी होती फिर तो अल्फा बीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अल्फा बीटा एनी एंगल, और एनी एंगल वाले केस में ये एनी एंगल हो गया और ये एनी एंगल हो गया, तो कॉस एनी एंगल पे ऑपरेट करे तो जीरो मिलेगा या नॉन जीरो मिलेगा। नॉन जीरो मिलेगा तो प्योरली इमेजिनरी वाली बात करेक्ट हो जाएगी, जीरो मिलेगा तो फिर जीरो वाली बात करेक्ट हो जाएगी। अब बस देखना यह है कि ये जीरो और नॉन जीरो दोनों पॉसिबल है या कोई एक पॉसिबल है, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है। टू प्रोसीड फर्दर, क्लियर है कॉस अल्फा पॉजिटिव है तो अल्फा लाइज एनीवेयर इन फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन बीटा नेगेटिव है, बीटा लाइज एनीवेयर इन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस कंडीशन का मतलब हो गया अल्फा लाइज इन फोर्थ और फर्स्ट, इस कंडीशन का मतलब बीटा लाइज इन थर्ड और फोर्थ। तो अंडर दिस कंडीशन अल्फा माइनस बीटा पावर 2 हो सकता है, बिल्कुल इजीली हो सकता है। अंडर दिस कंडीशन यदि ये पावर 2 हो सका तब तो ये जीरो पॉसिबल हो जाएगा, और पावर 2 होने का मतलब अल्फा माइनस बीटा पाई या 3 पाई या 5 पाई ऐसा कुछ भी हो जाए तो ऑड मल्टीपल ऑफ पावर 2 हो जाएगा, और ऑड मल्टीपल ऑफ पावर 2 बना तो पूरा जीरो बन जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा पाई हो जाए, 2 पाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, पाई या 3 पाई या 5 पाई। क्लियर है? इस सिचुएशन में ध्यान रखना ये अल्फा के लिए है, ये क्लियर है। यदि अल्फा को मैं 5/4 ले लूं और बीटा को मैं -3π/4 ले लूं तो अल्फा माइनस बीटा पाई आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा पाई आ जाएगा तो आंसर जो है जीरो आ जाएगा। ये कोई मैंने 5/4 कोई स्पेशल एंगल नहीं है, मैं अल्फा को π/3 ले लूं, बीटा को मैं -2π/3 ले लूं। ध्यान रखना अल्फा ऐसा लेना है कि अल्फा इस पूरे में कहीं लाई करे, बीटा इस पूरे में कहीं लाई करे। π/3 इसके अंदर लाई करता है फर्स्ट में, -2π/3 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। therefore this and this both satisfy the two conditions। तो इन ऐसे सारे केसेस में अल्फा माइनस बीटा मतलब कि पाई के बराबर हो सकता है।
और क्योंकि अल्फा माइनस बीटा पाई हो सकता है तो ये पाई बाय 2 हो सकता है, ये पूरा फिर ये 0 हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि चॉइस ए 0 इज करेक्ट चॉइस, क्योंकि ये 0 हो सकता है। और अल्फा माइनस बीटा पाई के सिवा कोई दूसरा केस भी इजीली पॉसिबल है, और क्योंकि यदि ये पाई 3 पाई 5 पाई के सिवा कोई दूसरा केस लेंगे तब तो ये पूरे की वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी, और वो बड़ा आसान है। अल्फा को पाई बाय 4 लिया था, बीटा को आप माइनस पाई बाय 3 ले लो। देयर आर सो मेनी, इसमें तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं। अल्फा को पाई बाय 4 ले लो, बीटा को माइनस पाई बाय 3 ले लो। तो ये वाला केस इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, और इस केस में ये पूरा जो है वो नॉन जीरो हो जाएगा। ये तो ये पूरा नॉन जीरो का मतलब नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। तो इसका मतलब हो गया ए एंड बी बोथ मे बी करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि Z1 एंड Z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर such that this condition is equality is valid, and argument of Z1 minus argument of Z2 is equal to, you have to find the correct choice. Actually इसको ज्योमेट्रिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से किया जा सकता है। मैं इसको पहले ज्योमेट्रिकली कर देता हूं, क्योंकि वो जनरल वे है, वो बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस को भी कवर कर सकता है। मैथमेटिकल वे, ज्योमेट्रिकल वे भी इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें एक फॉर्मूला पहले आप ध्यान रख लो कि ये एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये Z1, ये Z2, ये एंगल हो अल्फा, ये एंगल हो बीटा। तो Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा मीन्स ये वाला एंगल, मतलब कि ओपी और ओक्यू के बीच का जो एंगल है वो कॉस के साथ में आता है। एक फॉर्मूला ये है। एक्चुअली मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर के 3 फॉर्मूलाज हैं, जहां पे जो हमको यूजफुल लगता है मैं वो लगाता हूं। इन सारे फॉर्मूलाज की डिटेल आपको थ्योरी वाले लेक्चर्स के अंदर मिल जाएगी, लेकिन फॉर टाइम भी मेरे को केवल इसी फॉर्मूले की जरूरत है, इसलिए मैं केवल इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसी तरह से एक फॉर्मूला माइनस का है, यहां माइनस हो तो यहां पे माइनस आता है, बाकी सब कुछ वही रहता है। ध्यान रखना, कॉस के साथ जो एंगल आता है
वो Z1 और Z2 को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइनों के बीच का एंगल होता है। तो कीपिंग दीज टू फॉर्मूलाज इन माइंड, आई विल डू दिस क्वेश्चन। एक तरह से कॉस के साथ क्या आता है, बीटा माइनस अल्फा का मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1। दिस इज आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1। और ये तो आपको पता ही है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा, तो इसको मैं अल्फा माइनस बीटा भी बोल सकता हूं। और यदि मैं इसको अल्फा माइनस बीटा बोलता हूं तो मतलब होगा कॉस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। मतलब कि कॉस के साथ आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 भी बोल सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 भी बोल सकते हो। बोथ आर करेक्ट। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, गिवन दिस मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, मैं स्क्वेयरिंग करता हूं, टू इंटू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दिस इज mod Z1 square plus mod Z2 square plus 2 into mod Z1 into mod Z2 into cos theta equal to mod Z1 square plus 2 into mod Z1 into mod Z2. That is, I get cos theta equal to 1. That is, I get cos of argument of Z2 minus argument of Z1। यहां पे मैं argument of Z1 minus argument of Z2 भी बोल सकता हूं। It is equal to 1। और इसका मतलब हो गया आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 की वैल्यू माइनस पाई हो सकती है कि नहीं हो सकती। देखिए, इसकी वैल्यू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, क्योंकि हमको कहा गया है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं। अब देखते हैं कौन कौन सा केस पॉसिबल है। इसकी वैल्यू माइनस पाई लेंगे, कॉस ऑफ माइनस पाई 1 रॉन्ग नहीं होगा। सेकंड केस, इसकी वैल्यू माइनस पाई बाय 2 नहीं हो सकती क्योंकि आंसर 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 0 हाँ हो सकती है क्योंकि आंसर 1 आएगा करेक्ट। पाई बाय 2 इसका आंसर नहीं हो सकता इसलिए क्योंकि cos पाई बाय 2 इज 0, ये भी गलत हो गया। पाई बाय 2 इज आल्सो रिजेक्टेड। पाई भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि पाई वाले केस में cos पाई की वैल्यू -1 होती है जबकि आंसर 1 है। The only correct choice you have got is C। अब मैं इसी क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकली करके दिखा रहा हूं। ज्योमेट्रिकली समझने के लिए आपको ये तो पता ही होगा
यदि Z1 यहां है, Z2 यहां है, तो Z1 प्लस Z2 की पोजीशन जो है पैरेललोग्राम कंप्लीट करके जो ये वाली वर्टेक्स होती है, ये Z1 प्लस Z2 की वर्टेक्स होती है। यहां का एफिक्स Z1 प्लस Z2 होता है। ये आपको पता होगा, बोर्ड लेवल में 11th में पढ़ा था। तो ये लेंथ हो गई मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। अच्छा, ये लेंथ हो गई, ये पॉइंट मैंने A बोल दिया, ये B बोल दिया, ये C बोल दिया। ये लेंथ हो गई मॉड Z1, ये लेंथ हो गई मॉड Z2। ये मॉड Z2 है तो ये भी मॉड Z2 हुआ, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड की लेंथ बराबर होती है। तो हमने कंक्लूजन ये निकाला कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस ये लेंथ दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ से के सम से कम होगी। ये लेंथ जो है, ये लेंथ और ये लेंथ के सम से कम होगी, क्योंकि हमको ज्योमेट्री में पता है किसी भी ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ बाकी दोनों साइड के लेंथ के सम से छोटा होता है या बराबर होता है। दिस फॉर्मूला वी हैव डराइव्ड। और ये वाला फॉर्मूला वैसे भी आपको पता भी होना चाहिए। अब एक बात ध्यान देनी है, ये Z1 Z2 करीब आएंगे तो ये दूर जाएगा। अब जब ये बिल्कुल कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब कि ये वाला एंगल 0 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम दूर जा चुका होगा। मतलब ये मैक्सिमम दूर हो चुका होगा, मतलब कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी होगी जब Z1 और Z2 के बीच का जो एंगल है वो 0 हो जाएगा। मतलब कि आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1, ये है पूरा आर्गुमेंट ऑफ Z2, इतना है आर्गुमेंट ऑफ Z1। आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1, दैट इज दिस एंगल, जब 0 हो जाएगा तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी ये है, मॉड ऑफ Z1 तो Z2 की मैक्सिमम वैल्यू ये है। कहने का मतलब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर तब होता है जब ये वाला एंगल जो है वो 0 हो जाता है, और ये वाला एंगल 0 का मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज 0। Hence directly I can say C is the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज सिग्मा k इक्वल टू 1 to 6 साइन 2 pi k by 7 माइनस I cos 2 pi k by 7, इसकी वैल्यू क्या होगी? टू डू इट देयर आर टू मेथड। एक तो जिसमें हमको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, या फिर एक और भी है जिसके हम
सीक्वेंस एंड सीरीज यूज करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन दोनों मेथड लेंथी पड़ेंगे। ज्यादातर सभी बुक्स में इसको सीक्वेंस एंड सीरीज वाले तरीके से किया गया है, बट दैट इज नॉट गुड वे। इसको बेस्ट पॉसिबल वे है यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर से ही मैं करूंगा इसको। एक्चुअली आपको ये बात पता होगी 1 to the power 1/7 की ये 7 वैल्यूज कैसे निकलती हैं। 1 to the power 1/n की n वैल्यूज कैसे निकलती हैं, इसका algebraic वे using complex numbers and geometrical way, ये सारा कुछ डिटेल में मैंने थ्योरी वाले लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं इसके अंदर केवल उतना पार्ट बताऊंगा जितना मेरे को इस क्वेश्चन को करने के लिए जरूरत है। 1 to the power 1/7 की 7 वैल्यूज जो होती हैं वो वैल्यूज निकालने के लिए आपको पता होगा कि इंटीरियर पार्ट को पहले पोलर फॉर्म में लेके आओ। क्या आया? cos 0 प्लस I sin 0 होल टू द पावर 1/7। अब इन दोनों के अंदर 2n पाई ऐड कर दो। sin पाई होल टू द पावर 1/7, that is cos 2n pi/7 I sin। अब n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 तक पुट करोगे तो जो 7 आंसर्स आएंगे वो इसकी 7 वैल्यूज होंगी। मतलब कि 7 आंसर आएंगे 1, बिकॉज cos 0 प्लस I sin 0 n को 0 पुट करने पर मिला, n को 1 रखने पर मिला cos 2 pi/7 प्लस I sin 2 pi/7। फिर नेक्स्ट है cos 4 pi/7 प्लस I sin 4 pi/7, और लास्ट वाला आ जाएगा cos 12 pi/7 प्लस I sin 12 pi/7 होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था इसके अंदर n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 तक पुट करते हैं। 7 8 9 10 वगैरह क्यों नहीं पुट करते? दैट इज नॉट प्रेजेंट कॉन्सेप्ट टू बी टोल्ड। अब ये हैं 7 आंसर जो कि 1 to the power 1/7 के हैं। इनको मैं यूज करूंगा। अगली बात, 1 to the power 1/7 की 7 वैल्यूज का जो सम होगा वो हमेशा 0 होगा। 1 to the power 1/8 हो, 1/9 हो, 1/6 हो, जो मर्जी हो, सारी वैल्यूज का सम जो है हमेशा 0 होता है। ये बात याद रखिए। इन दोनों बातों को मैं प्रेजेंटली क्वेश्चन में यूज करने जा रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर मैं सॉल्व करने के लिए
पहले मैं माइनस आई को कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से आई को साइन के साथ चाहिए, कॉस को अकेला चाहिए मेरे को। तो इसलिए माइनस आई को बाहर ले गए तो आई गेट माइनस आई के इक्वल टू 1 to 6 cos 2 pi k by 7 प्लस आई साइन 2 pi k by 7, क्योंकि 1 अपॉन माइनस आई जो है वो आई होता है, पता भी होगा आपको। तो यहां से मेरे को ये मिल गया। अब ये हो गया माइनस आई। अब यदि मैं इसको ओपन करके लिखता हूं, आई गेट कॉस 2 pi by 7 प्लस आई साइन 2 pi by 7 cos 4 pi by 7 प्लस आई साइन 4 pi by 7, then cos 6 pi by 7 plus I sin 6 pi by 7, और लास्ट में आएगा cos ओके। अब मैंने अभी भी बताया था 1 to the power 1/7 की 7 वैल्यूज का सम जो है 0 होता है, और वो 7 वैल्यू भी बताई थी मैंने, कौन सी होती हैं? cos 0 प्लस आई साइन 0 प्लस cos 2 pi by 7 प्लस आई साइन प्लस cos up to cos 12 pi by 7 plus I sin 12 pi by 7। और इन सब का सम जो है वो 0 होता है। ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी बताया था, 1/8 हो, 1/9 हो, 1/6 हो, 1/7, जो मर्जी हो, सारी वैल्यूज का सम हमेशा 0 आता है। और क्योंकि सबका सम 0 है, इसलिए इनका सम जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है, ये 0 के इसको उधर ले गया, ये है 1, तो इसको उधर ले गया, तो इन सब का सम आ गया -1। -1 आने का मतलब ये सारा सम जो है वो -1 हो गया। -1 इंटू -i becomes the answer I, that is I becomes the correct answer, hence the correct choice is
डी। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 7 इज इक्वल टू। ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है, तो हमको पता है ऐसी सिचुएशन में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है। ये दोनों बातें आपको पता भी होंगी। अब हम लोग 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 7 की वैल्यू निकालनी है। 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, इट इज होल टू द पावर 7, that is minus 2 to the power 7 omega to the power 14 minus 128 omega cube की पावर 4 into omega square, that is minus 128 omega square. Therefore D choice becomes the correct choice.